Hello everyone, welcome to Ansarkari. In this video, we'll be continuing with the newspaper session and we'll be taking up the articles of 20 May 2024. So the first article says, House is the key. So this article is mainly regarding providing the workers who work in industries, etc., specifically housing, so that it can empower the labor force and unlock the country's manufacturing ambitions. When we talk about social empowerment, an important and unseen aspect of it involves the workforce empowerment. Since India has a huge scope in manufacturing industry and it can diversify it through various ways, workforce empowerment becomes an important aspect of it. So the ambitions are clear, that is to grow India's economy to $10 trillion by 2035. And usi mein we have several other contributions such as PLI or DLI, like production linked incentives or design linked incentives. Plus manufacturing mein they can support specifically regarding the emerging technologies such as AI, semiconductors, etc. So इसमें examples are given of the companies such as Foxconn, Micron, and Tata, which are already creating critical mass in specific industries, and they are like rapidly emerging assembly and packaging industry. तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिनमें वर्क फोर्स के लिए अकोमोडेशंस आर बीइंग क्रिएटेड, चाहे वो नियर फैक्ट्री हो या फिर ऑन साइट पर ही हो, और स्पेशली पेरिफेरल एरियाज या फिर जो पेरी अर्बन एरियाज है उनमें, सो दैट जो इसके बेनिफिट्स को आएंगे कि जो प्रोडक्टिविटी है लेबर्स की दैट विल इंक्रीज, जो आने जाने का टाइम होएगा एंड ऑल्सो द ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस दे विल बी रिड्यूस्ड, और ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज एनहांस होंगी, और जो वर्कफोर्स का अट्रिशन है कि जैसे जो वर्कफोर्स लीव कर जाता है जनरली द फैक्ट्रीज, जो कि रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता उनका, तो दैट विल ऑल्सो बी प्रिवेंटेड। एंड लास्ट इज लो कार्बन फुटप्रिंट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक अगर अब्रॉड का एग्जांपल देखें तो चाइना का एग्जांपल दिया हुआ है। इट इज फेमस फॉर इट्स इन सीटू हाउसिंग, तो एज इट सजेस्ट इन सीटू यानी कि ऑन साइट के जहाँ पर वो काम हो रहा है उधर ही दे आर क्रिएटिंग such accommodations and dormitories for huge amount of workers, like 3 lakh in this case. तो इंडिया में अगर एग्जांपल देखें स्पेसिफिकली तो भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है, और टाटा स्टील जमशेदपुर, तो ये बहुत पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीज एक्सपैंड हो रही है, जहाँ पे जो ये लार्ज स्केल फैक्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, इट इज बीइंग सपोर्टेड या फिर असिस्टेड विद द वर्कर्स अकोमोडेशन, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन फर्दर इसमें पॉलिसीज से अगर हम रिलेट करके देखें इसको कि पॉलिसी फ्रेमवर्क में कैसे ये और एनहांस हो पाएगा, तो जो लैंड अलॉटमेंट है इट मस्ट एक्सटेंड बियॉन्ड फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन, ताकि वो जो वर्कर्स का अकोमोडेशन है वो भी उसमें इंक्लूडेड हो। फिर जो टैक्स इंसेंटिव्स है लाइक जीएसटी रिडक्शन, दे मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द इंडस्ट्रीज और द कंपनीज, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट द सेम अमाउंट मोर in terms of accommodation etc. फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की हम बात करते हैं, विच विल फर्दर enhance the investment and the infrastructure creation through these means. And these are the major points regarding the workforce empowerment in this article. And ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इट हैज बीन रजिस्टर्ड विद सेबी, गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है और ये। The next is regarding definition of MSMEs. तो this article mainly talks about कि जो definition है MSMEs की, that doesn't actually align with जो actual revenue का data होता है या फिर जो GST collections होते हैं उन सब से वो इतना align नहीं करता। So important institutions की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो NSSO की हम बात करते हैं, which is National Sample Survey Organization, जिसको कि मर्ज कर दिया था विद द सेंट्रल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विद द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और मर्ज करके बना था एनएसओ, विच इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसमें अगर हम पहले के डेफिनेशंस की बात करें तो एमएसएमईज को जो क्लासिफाई करते थे हम, दैट वाज लाइक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम का इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में अलग अलग होता था। लाइक मैन्युफैक्चरिंग की स्पेसिफिकली बात करें तो माइक्रो इज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है, स्मॉल में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है, एंड मीडियम में वेयर द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10 करोड़। तो लेटर ऑन जो रिवाइज हुआ ये एमएसएमई का क्लासिफिकेशन, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रो की ₹1 करोड़ से कम कर दिया, यानी कि वो इंक्रीज कर दिया उसका जो बार है। एंड स्मॉल में वो 10 करोड़ कर दिया और मीडियम में वो 20 करोड़ कर दिया, यानी कि डबल हुआ है स्मॉल और मीडियम में। और माइक्रो में इट हैज बिकम 4 टाइम्स ऑफ व्हाट इट वाज प्रीवियसली। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है कि मोर देन जो 98% ऑफ एमएसएमईज है वो माइक्रो वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड उनमें से भी जो वो है जिनके 50 लाख से भी कम है जो रिवेन्यू है, वो आउट नंबर करते हैं उनको जिनका की ज्यादा है, लाइक फ्रॉम ₹50 लाख टू 5 करोड़ जो कैटेगरी 2 में। एंड अगर हम देखें कि जो जीएसटी का डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो 63% ऑफ फर्म्स है दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ₹50 लाख, ऑफ अंडर 50 लाख, और 30% ऑफ टोटल एंटरप्राइजेस जो कि माइक्रो कैटेगरी से बिलोंग करती हैं अंडर ₹10 लाख एनुअल रेवेन्यू सेगमेंट। तो इसमें बेटर अलाइनमेंट चाहिए स्पेसिफिक, स्पेशली रिगार्डिंग द माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्योंकि जब ये चेंज हुआ था दिस वाज मेनली डन ताकि जो ऐसे फर्म्स है जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा रिवेन्यू कम है, ताकि वो इंसेंटिव्स उनको मिल सके और बेनिफिट्स मिल सके, तो वो चीज प्रिवेंट हो पाए, इसीलिए दिस लिमिट वाज चेंज। एंड ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट ट्रेंड दैट इज सीन हियर इज कि जो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स की, तो जैसे जैसे जो साइज ऑफ एंटरप्राइज है वो इंक्रीज होता है, तो जो फॉर्मल वर्कर्स है उनका रेशियो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। जैसे कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि टॉप एंड ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइज कैटेगरी, तो वहां पे हमें 1 फॉर्मल वर्कर मिलता है ऑफ द फॉर एवरी 2 इनफॉर्मल वर्कर्स, यानी कि 1:2 है ऑफ द फॉर्मल टू इनफॉर्मल। वेर एज वो 1:9 है वो रेशियो जब हम कम उनकी बात करते हैं, लाइक विच हैव एनुअल रेवेन्यूज बिलो ₹12 लाख पर annum। तो अगेन कैटेगरी में और डेफिनेशन में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए रिकॉर्ड। Then this article, as we read, the growing relations, close relations of the China and Russia की जब हम बात करते हैं तो उसमें वी टॉक अबाउट इंडिया स्टैंड, कि इंडिया को इंडो पैसिफिक में अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए तो रशिया कैन प्ले अ ह्यूज रोल इन दिस, बट द ग्रोइंग रिलेशन बिटवीन चाइना एंड रशिया ये एज अ कंसर्न एक्ट करता है फॉर इंडिया। So this must be tackled very carefully, and जो multipolar एशिया का जो इंडिया का विजन है it must look towards it, and रशिया के साथ ही since China is also very important for Russia now, in fact even very much more important than India. So ट्रेड में ऑलरेडी सिंस वी import oil from Russia and बहुत सारे और भी components हैं with regarding to Russia and India relations, तो उनको हम ज्यादा इनहांस कर सकते हैं सो एज टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच रिगार्डिंग दिस। दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग न्यूक्लियोसिंथेसिस द एलिमेंट फैक्ट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात होती है कि न्यूक्लियोसिंथेसिस है क्या, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं स्टार्स के कोर्स में। अब कैसे फॉर्म होते हैं, तो जो भी सारे एलिमेंट्स होते हैं ना वो सब हाइड्रोजन से ही फॉर्म होते हैं। लाइक हाइड्रोजन सबसे लाइक अबंडेंट एलिमेंट और लाइटेस्ट एलिमेंट है यूनिवर्स का, और इसका जो प्रोटॉन होता है सिर्फ वन ही होता है, इलेक्ट्रॉन भी वन ही होता है इसमें हाइड्रोजन के एटम में। तो सबसे लाइक बेसिक एलिमेंट है ये। एंड इसके बाद जो हम बात करते हैं जब दो हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं तो हीलियम न्यूक्लियर फॉर्म होता है जिसमें कि दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर सब्सिक्वेंटली इसी प्रोसेस से जो ये फ्यूजन होता है, लाइक फ्यूजन
इट टेक्स प्लेस जब मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है जब किसी भी स्टार के कोर में, जैसे सन का बता रखा है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से फ्यूजन टेक्स प्लेस और जो हाइड्रोजन के आइटम्स होते हैं वो कंबाइन करके हीलियम बनाते हैं। सिमिलरली हीलियम और सारे मतलब ऐसे आइटम्स का यूज करके और बाकी सारे एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पे हम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं कि जब इन्हीं एलिमेंट्स की न्यूक्लियाई दे कम टुगेदर अलग अलग वेज में, तो एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं आफ्टर हीलिंग। फिर सुपरनोवा की हम बात करते हैं जहाँ पे जो स्टार का एक्सप्लोजन टेक प्लेस करता है। तो जब एक स्टार रन आउट कर जाता है न्यूक्लियाई टू फ्यूज, उसका जो कोर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो प्रेशर है टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होएगा। फिर दोबारा से फ्यूजन वाली कंडीशंस क्रिएट होंगी एंड फर्दर ये एंड तक का जो केस होएगा तब तक ये आयरन प्रोड्यूस करेगा इन इट्स कोर। और आयरन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है फॉर विच फ्यूजन कंज्यूम्स मोर एनर्जी दैन इट रिलीजेस। तो सुपरनोवा इज लाइक द एक्सप्लोजन ऑफ स्टार और ये एंड प्रोसेस। दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग इंडियाज क्लाइमेट पॉलिसी। तो इसमें सबसे पहले हम ओवरव्यू अगर देखें तो इट इंक्लूड्स लाइक, सबसे पहले तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब हम बात करते हैं लाइक ऑफ द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड नेशंस, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव emitted carbon in such huge quantities. So now when it's time for the development of the developing countries, तब they are imposing restrictions on them, जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ईयू का, एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो फिर फर्दर इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो यूएनएफसीसी, विच इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर कन्वेंशन की बात करते हैं ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। टर्म की बात करें तो वासुदेव कुटुंबकम। दीज आर द मेजर पॉइंट्स। फिर रियो समिट ऑफ 1992 से एमर्ज हुआ ये जो कंसेप्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके बाद जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, फिर जो नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, it again made significant changes। एंड इसमें अगर हम डेटा की बात करें तो 1970 और 2017 के बीच में जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, सिर्फ उनमें लाइक 16% थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, उन्होंने 74% एक्सेस रिसोर्सेज यूज करे हैं ओवर द फेयर शेयर। अब अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं कि मेजर इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो इसी केस के रिगार्डिंग आती है कि जो रिसोर्सेज है वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा स्कार्स है, लिमिटेड है, और उसी से ही हमें हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए। बट अगेन यहाँ पे हम जो ग्रीन सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो दैट एस्पेक्ट एस्पेक्ट मस्ट ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस केस। फिर फर्दर इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, और 4% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज वो इंडिया में ही मिलते हैं। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एंड सेकेंड हाईली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स है और 22 एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। दीज आर द मेजर पॉइंट्स। और जब हम बात करते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, तो उसने पुट करा है इंडिया को एज द फिफ्थ मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो दिस मस्ट बी कर्व। अब अगर हम मेजरली एक्शंस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंडिया ने इनिशिएट करे हैं, जैसे कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के अंडर में भी ग्रिड इंस्टॉलमेंट्स करना। फिर ये इंटरनेशनल अलायंस क्लाइमेटिक अलायंस के अंडर है आई गेस ये। और फर्दर जैसे कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स को सेटअप करना, दीज आर ऑल द मेजर थिंग्स। फिर हम बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करने की। एंड या दीज आर द मेजर थिंग्स। एंड वासुदेव कुटुंबकम के अंदर ही वन अर्थ वन वर्ल्ड एंड वन फ्यूचर की हम बात करते हैं। Further, next article is regarding cereal saviors, so Punjab and Haryana and India's food security. तो in this article we mainly talk about the data कि कैसे जो northern states हैं, that is Punjab and Haryana,
वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन। तो जो व्हीट की जो प्रोडक्शन है, प्रोक्योरमेंट फॉर सेंट्रल पूल, वो पंजाब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और हरियाणा में नेक्स्ट है। फिर हम मिडल इंडिया के जो स्टेट है जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर हम सेंट्रल इंडिया, तो हम उनमें उनकी बात करते हैं कि वहां पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। लेकिन राइस के ट्रेंड में अगर देखें तो अगेन पंजाब एंड हरियाणा टॉप पर है। लेकिन उसके बाद वी कम टू द सदर्न स्टेट जैसे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनका कंट्रीब्यूशन है थर्ड और फोर्थ लेवल पर। अगर एग्जैक्टली डेटा की बात करें तो पंजाब में वीट का प्रोक्योरमेंट करेंटली 2023 से 24 तक इट वाज 122 लाख टन्स और हरियाणा में 70 लाख टन्स। तो नियरली ट्वाइस है पंजाब का प्रोडक्शन एज कंपेयर टू हरियाणा, या फिर इवन मोर देन ट्वाइस। और सेम इज केस फॉर राइस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द other data के जो ये two states हैं they have together accounted for the 75.5% जो total wheat का production हुआ है for the central food grain pool in the current marketing season उसके लिए। तो ट्रेंड का भी चेंज इसमें शो होता है कि जो अर्ली 2010s है तब तक इन्हीं में ही ज्यादा, सॉरी, जो मिड 2000s है तब तक पंजाब और हरियाणा में ही 90% लाइक उन्हीं का ही कंट्रीब्यूशन था वीट का इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन बाद में जब जो हाई यील्डिंग वेराइटीज जो HYVs हम बोलते हैं और जो अदर फर्टिलाइजर्स इंसेंटिव्स जब ये बाकी स्टेट्स में भी गए जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एक्सेट्रा की जब हम बात करते हैं, तो तब जो शेयर है 90% से 65% पर चला गया पंजाब और हरियाणा का। क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स की बात करें तो अनसीजनल हीट, फिर इराटिक रेनफॉल्स, डिलेड अराइवल ऑफ विंटर एल नीनो की वजह से, प्रीमेच्योर इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, तो ये सब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और कॉजेज हैं जो कि बहुत ज्यादा रेगुलेट करते हैं ऑफ द प्रोडक्शन। सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 800 million people they are entitled to 5 kg of wheat or rice per month। तो नियरली 55% के आसपास जो इंडिया की पॉपुलेशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर उनको 5 kg ऑफ व्हीट और राइस मिलता है पर मंथ एट हाईली सब्सिडाइज रेट। फिर NFSA की जब हम बात करते हैं तो इसमें और भी ज्यादा वेलफेयर स्कीम है जैसे कि मिड डे मील फॉर स्कूलिंग चिल्ड्रन, आंगनबाड़ी सेंटर्स, और ऑल्सो ओपन मार्केट सेल की जब हम बात करते हैं ताकि जो इन्फ्लेशनरी एपिसोड्स हैं वो भी लो हो सके। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ये राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड इसमें द मेजर थिंग दैट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इज जो इलीगल माइनिंग हो रही है सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास और सिंस मेनी डिकेड्स, तो उसको प्रिवेंट करना एंड उसको कर्ब करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर करा है द राजस्थान गवर्नमेंट टू शटर 68 माइंस जो ऑपरेट कर रही है विद इन 1 किलोमीटर पेरिफेरी ऑफ द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ऑफ द सरिस्का रिजर्व। तो 15 मई को ये ऑर्डर पास हुआ था। तो टू होल्ड द माइनिंग किन किन मटेरियल्स के एलिमेंट्स की होती है, मार्बल, डोलोमाइट और लाइमस्टोन। तो ये वायलेशन ऑफ लॉज है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इवन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि प्रोहिबिट करते हैं क्वारिंग इन एंड अराउंड अ टाइगर रिजर्व। देन द टाइमलाइन इज गिवन कि कैसे 1990s में जब डिसअपियरेंस स्टार्ट हुई ऑफ द टाइगर्स फ्रॉम द रिजर्व इन द अरावली, लाइक दिल्ली जयपुर का जो रीजन है उसमें, फिर फर्दर SC ने इसमें CBI का भी इन्वॉल्वमेंट इशू करा so that they can participate and check investigate regarding the this decline in population। फिर इंटरिम ऑर्डर भी इशू हुआ कि माइनिंग ऑपरेशंस को पॉज कर दिया जाए, बट अगेन इट वाजंट दैट स्ट्रिंजेंट एंड वो टेक प्लेस नहीं कर पाए इतने इफेक्टिवली। फिर 2000 में जब हम बात करते हैं तो 1 किलोमीटर सेफ्टी जोन को मेंटेन करने को ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर स्टेट स्टक टू द 100 मीटर रेगुलेशन इन इट्स ड्राफ्ट टू इको सेंसिटिव जोन। अब अगर स्पेसिफिकली इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो जो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, अब जब नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हम बोलते हैं 2002 में
उसने प्रपोज करा था नोटिफाई करना जो एरियाज जो 10 किलोमीटर्स है नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज के अंदर जो 10 किलोमीटर्स तक है, उनको हम ESZ की कैटेगरी में डालें, यानी कि इको सेंसिटिव जोन की कैटेगरी में। लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ये लेटर ऑन 12 years आफ्टर द डेडलाइन हैड पास, यानी कि 2018 में इट वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड। फिर डेटा की बात करें तो 662 नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज हैं करेंटली इंडिया में। तो these are इको सेंसिटिव जोन वाला कॉन्सेप्ट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे इम्प्लीमेंट किया गया, बट टाइगर रिजर्व जो कि सरिस्का भी है उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं था उस टाइम पे। हम्म, एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व की अगर बात करते हैं तो अरावली हिल्स के अंदर ही लोकेटेड है, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी 1955 में, बट उसके बाद 1978 में टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर कर दिया गया। और अगर फ्लोरा और फौना की यहाँ पे बात करते हैं तो लेपर्ड्स, नीलगाय, सांबर, ये सब इस पार्क में मिलते हैं। इसके अलावा इस पार्क, इस रिजर्व के सेंटर में कंकरवादी फोर्ट, जो कि मुगल एम्परर औरंगजेब, उनको इम्प्रिजन किया गया था यहाँ पे, तो वहां से बिलोंग करता है। इसके अलावा एक फेमस लॉर्ड हनुमान जी का टेम्पल भी है इस रिजर्व के अंदर। थैंक यू करुणा जी। इसको अभी प्लीज टेक दिस। एक्सटिंक्ट नाइल ब्रांच विच हैव बिल्ट इजिप्ट्स पिरामिड्स। तो ये स्टडी शो करती है, तो इसमें स्कॉलर्स हैव लॉन्ग वंडर्ड कि कैसे जो इजिप्टियंस हैं दे हैव मूव्ड मल्टी टन हेवी स्टोन ब्लॉक्स अक्रॉस द सहारा डेजर्ट टू बिल्ड देयर पिरामिड्स। तो इसमें यूज ऑफ बार्जेस ऑन द नाइल, नाइल जो रिवर है विच इज इन इजिप्ट, तो उसकी बात हो रही है कि उन बार्जेस का यूज किया था। और जो मोस्ट पिरामिड्स हैं वो सेवरल किलोमीटर्स तक लाए करते हैं फ्रॉम द रिवर। तो मोस्ट ऑफ द इजिप्ट पिरामिड्स दे कैन बी फाउंड इन अ 50 किलोमीटर नॉर्थ साउथ का जो स्ट्रेच है इन द डेजर्ट बिटवीन गिजा एंड विलेज ऑफ लिश। फिर एंशियंट मार्बल्स की अगर हम बात करते हैं तो मूविंग स्टोन्स टू द साइट ऑफ पिरामिड ये सिर्फ एक पार्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का। thousands of workers ऐसे थे जिन्होंने उनको लाइक प्रिसाइज लोकेशन में पुट करा, एंड देन द क्रिएशन ऑफ दीज टुक प्लेस। फिर फर्दर बेकरीज और पाइल्स ऑफ एनिमल बोन्स ये शो करते हैं कि नॉट ओनली वर वर्कर्स फेल वेल फेड ऑफ फॉर देयर लेबर, द होल एंडेवर वाज कंट्रोल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। तो अगेन यहाँ पे हम मैनेजमेंट, सिविलाइजेशन, इन सब की टर्म्स की बात कर सकते यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि पहले के टाइम पे जो बड़े बोल्डर्स होते थे, पत्थर होते थे, उनको वो कैसे मूव करते थे पिरामिड्स को बिल्ड करने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि आती हैं बाय द साइंटिस्ट। अगर नाइल रिवर की प्रेजेंट में हम बात करते हैं तो ब्लू नाइल और वाइट नाइल। तो जो ब्लू नाइल है वो हमारी ओरिजिनेट स्टार्ट होती है हमारी लेक ताना से, जो कि इथियोपिया में है। और अगर वाइट नाइल की बात करते हैं तो वो बेसिकली बोल सकते हैं बिगिन होती है लेक विक्टोरिया के एरिया से, जो कि उगांडा में लोकेटेड है। फिर आगे जाके सूडान के एक रीजन में ये दोनों कन्वर्ज हो जाती हैं एंड देन ड्रेन करती है मेडिटेरेनियन सी में, जो कि इजिप्ट के नॉर्थ में हम बोल सकते हैं। The next article is regarding the European Union, which is probing Facebook and Instagram. तो मेजर कंसर्न क्या है यहाँ पर? द कंसर्न इज के जो ज्यादा अडिक्टिव बिहेवियर है उसकी प्रेजेंस शो हो रही है इन द एप्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो उनका जो सर्च इंजन है वो ऐसे क्रिएट होता है या फिर वो ऐसे इम्प्लीमेंट करता है द डिस्प्लेस ऑफ द वीडियो शॉर्ट्स एक्सेट्रा, जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकनेसेस एंड ऑफ द इनएक्सपीरियंस, यानी कि मेजरली जो इमेच्योर या फिर जो अंडर एज जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है और उससे अडिक्टिव बिहेवियर क्रिएट होता है।
प्लस में रैबिट होल इफेक्ट की बात होती है, जो कि इंक्रीजिंगली डिस्टर्बिंग कंटेंट जो कि विजिबल होता है ऐसे सोशल मीडिया पर, उनका जो डिस्प्ले होता है उसके रिगार्डिंग इट टॉक्स। सो दीज आर द मेजर कंसर्न्स स्पेशली रिगार्डिंग द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम सच केसेस। तो स्पेसिफिकली एक्ट की बात करें तो यूरोपियन यूनियन, जिसमें लाइक 27 कंट्रीज का ग्रुप है ये, तो डिजिटल सर्विस एक्ट है एक, और वो एनफोर्स करता है हाई लेवल ऑफ प्राइवेसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर माइंस। तो उसमें इन्होंने एक ऐसा क्रिएट करने के लिए बोला था एप्स को, जिसमें कि एक ऐसा ऑप्शन है यूजर प्रोफाइलिंग का, जिससे क्या हो सकता है दीज रिस्पेक्टिव कंट्रीज दे कैन एक्चुअली ट्रैक के वेदर द these apps like Facebook and Instagram, whether they are following the guidelines of the Digital Service Act or not. तो इस यूजर प्रोफाइलिंग के थ्रू दे कैन डू सो। और जो माइनर्स है उनका कंसेंट और फिर जो उनका साइकोलॉजिकल मेंटल मोरल जो उनका डेवलपमेंट है वो इम्पैक्ट ना हो पाए। फिर अगर हम जनरल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं जो टेक प्लेस करती हैं प्रोटेक्ट, जो माइनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टेक प्लेस करती हैं, तो न्यूडिटी प्रोटेक्शन का जो टूल है, एआई ड्रिवन न्यूडिटी प्रोटेक्शन टूल, उसके डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि करंटली दे आर टेस्टिंग, द मेटा इट इज टेस्टिंग। फिर टाइटनिंग द कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस, ऑलरेडी जो एज लिमिट है फिर जब आईडी बनती है उस टाइम पर भी, ऑल दीज थिंग्स। फिर रिपोर्ट का भी जो एक ऑप्शन आता है, रिपोर्ट कर देना या फिर ब्लॉक कर देना सच अकाउंट्स एंड सच इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस, उसका ऑप्शन। एंड थर्ड इज रिगार्डिंग बूस्टिंग द पेरेंटल सुपरविजन टूल्स। तो अगेन जैसे यूट्यूब का भी एक किड्स ऐप आता है, तो सच ऑल्टरनेटिव्स दे मस्ट बी मेड। Then this article is regarding the green credit program. तो इसके अंडर में currently the center has approved 12 greening projects और 24 प्लान सबमिट हुए हैं, इससे बहुत सारे अलग स्टेट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, public sector undertakings and even the private institutions, they are all involved in this। और ज्यादा वर्क चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको रजिस्टर करने के लिए रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, दिस इज देहरादून। तो ये एक डेजिग्नेटेड एजेंसी है जो कि वेरिफिकेशन करती है ऑफ द एक्टिविटीज जो कि इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जिसमें ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ सच बॉन्ड्स और सच क्रेडिट्स दे आर क्रिएटेड, जो बाद में द इंस्टीट्यूशंस दे कैन अवेल इन फर्दर, चाहे वो कैश के उसमें हो या फिर इवन इन मोर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। एंड ये जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है इसको COP28 में लॉन्च किया गया था अभी। और जो लाइफ मूवमेंट है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट है इंडिया के अंदर, उसके अंदर ही इस इनिशिएटिव को लाया गया। इसमें बेसिकली 8 ऐसी चीजें हैं जिससे जो पार्टिसिपेंट्स है वो इंसेंटिव अर्न कर सकता है ग्रीन क्रेडिट के फॉर्म में, जिसमें आता है वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन में रिडक्शन, मैनग्रोव का कंजर्वेशन, इको मार्क लेबल का डेवलपमेंट, या फिर जो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सस्टेनेबल होना, एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल होना। और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की अगर बात करते हैं तो इन क्रेडिट्स को उसके एक्सचेंज में भी यूज कर सकते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। हाइट ऑफ पुअर एनफोर्समेंट, तो जो होर्डिंग ट्रेजेडी हुई थी इन महाराष्ट्र, उसके रिलेशन में दिस इज रिगार्डिंग के जो प्लेसमेंट होता है ऑफ द बैनर्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स, तो क्या उनका साइज होना चाहिए, क्या उनका क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन सी बिल्डिंग्स में दे कैन बी पुट अप, बट अदर सेफ्टी मेजर दैट मस्ट बी टेक प्लेस, दैट मस्ट बी टेकन, वी रेड अबाउट इट। तो पोस्ट फैक्टर रिस्पॉन्स की यहाँ पे बात हो रही है कि मेनली जब हो जाता है उसके बाद भी such stringent actions are not taken regarding the other hoardings या फिर जो other advertisements that are present. Major two concerns that this article is highlighting is
ट्रांसपेरेंसी और वीक एनफोर्समेंट का, कि जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज है वो दे मस्ट एक्सप्रेसली स्टेट जो प्रोसेस है पूरा, कि कैसे कंप्लेंट्स रजिस्टर हो सकती हैं अगेंस्ट द इलीगल एडवर्टाइजमेंट्स, उसका उसके रिगार्डिंग, एंड ऑल्सो द एनफोर्समेंट, कि कैसे जो रिमूवल है वो बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट होना चाहिए ऑफ दीज होर्डिंग्स वंस द कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है एंड देन एनफोर्समेंट। फिर दिल्ली आउटडोर एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी की बात हो रही है 2017 में, जिसमें इट रिक्वायर्स दैट द ओनर्स ऑफ नॉन कंप्लायंट एडवर्टाइजमेंट्स, उनको हम बोले रिमूव करने के लिए द स्ट्रक्चर विद इन स्पेसिफाइड टाइम, एंड अगर वो नहीं होता देन द म्युनिसिपल अथॉरिटी इट इंटरवीन्स। तो मेनली जो लोकल गवर्नमेंट है उसका यहाँ पे रोल आ जाता है। फिर यहाँ पे बात होती है एनफोर्समेंट रेजीम में ही एक जो और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एनफोर्समेंट रेजीम है, वो बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका एडवर्टाइजमेंट रूल 2021 में इशू हुई थी। तो ये विड्रॉ कर ली थी बाद में ड्यू टू पब्लिक बैकलैश, अगेन बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स थे। तो इसमें जो चीफ कमिश्नर है उनके पास पावर थी टू रिमूव दिस अनऑथोराइज्ड होर्डिंग्स, और एक एडवर्टाइजमेंट रेगुलेटरी कमेटी का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे टू मॉनिटर द कंप्लायंस एनफोर्समेंट, और फिर इनका रिमूवल भी। सिमिलरली तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज रूल्स 2023, इसमें हम बात करते हैं कि जो म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हैं जो कंसर्न है टू रिव्यू दीज लाइसेंसिंग, तो एवरी 3 मंथ्स में और वो सबमिट करे क्वार्टरली रिपोर्ट्स टू द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी। तो ये हम एग्जाम्पल्स में कोट कर सकते हैं, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका एडवर्टाइजमेंट रूल, और फिर तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज रूल 2023। तो स्पेसिफिकली ट्रांसपेरेंसी में यहाँ पे देयर वाज अ पॉइंट मेंशन कि क्यूआर कोड्स को हम प्लेस कर सकते हैं, एम्बॉसिंग ऑफ क्यूआर कोड्स ऑन ऑल ऑथोराइज्ड होर्डिंग्स, ताकि सपोज कोई ऐसा ग्रीवेंस हो या फिर जो कंप्लेंट्स हो वो डायरेक्टली जा सके टू द authorities या फिर to the committees that are specifically set up. So city level policies or bylaws, they must specify the course of action regarding this. एंड यहाँ पे हम बात भी कर सकते हैं जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो विंड कैपेसिटी के बारे में भी डेटा देता है कि कितने बड़ी होर्डिंग जो है वो कितना विंड शेयर को Tolerate बेसिकली कर सकते हैं। होल्ड कर पाएगी। हम्म तो इसलिए क्लाइमेट चेंज के बढ़ने के साथ साथ वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा डिफरेंट फिजिकल होर्डिंग्स लगाने की जगह हम देख सकते हैं कि डिजिटल बोर्ड्स को भी यूज किया जा सकता है, जिसमें एक ही डिजिटल होर्डिंग के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स को सेम हम्म स्क्रीन पे बार बार डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वो हम्म सस्टेनेबल ज्यादा भी हो पाएगा एंड कम जगह भी लेगा वो। हम्म। So this article is regarding minor girl victim support scheme. तो ये scheme is mainly meant for the women or the girls who got pregnant below the age of 18। तो उनके सपोर्ट के लिए उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए द माइनर प्रेग्नेंट गर्ल चाइल्ड विक्टिम्स, दिस स्कीम वाज प्रपोज्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो स्कीम का नाम क्या है, स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट टू विक्टिम्स अंडर सेक्शन 4 और 6 आईआईए ऑफ द पॉक्सो एक्ट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। 2012 में यहाँ पे अब कुछ यहाँ पे मेजर कंसर्न है कि व्हाई दिस एक्ट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला तो कि कुछ यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज है या फिर डिफरेंसेस है अंडर दिस स्कीम एंड जो पॉक्सो एक्ट है और जो एमटीपी है उसके रिलेशन में भी। तो फर्स्ट इज रिगार्डिंग दिस इज इंफॉर्मेशन के जो विक्टिम्स है अंडर सेक्शन 4 एंड 6 ऑफ द पॉक्सो एक्ट कुड बी ऑफ एनी जेंडर, एंड उसी के अंडर में दिस स्कीम वाज बॉट अप। फिर इम्पोर्टेंट जब हम बात करते हैं तो इसमें जो स्कीम इट इंक्लूड्स एवरी माइनर प्रेग्नेंट गर्ल चाइल्ड विक्टिम, के जितनी भी है उन सबको दे कैन इंक्लूड बाय चॉइस और डिफॉल्ट। बट जो ऐसा मतलब ऐसी जो गर्ल चाइल्ड है जो कि जिनको कि अलाउ कर दिया है बट दे स्टिल वांट टू बी, या तो वो ऑप्ट कर लेती हैं अपनी प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए, या फिर जिनका मिस कैरेज हो जाता है,
यानी कि दे आर नो मोर मदर्स और फ्यूचर मदर्स, तो उनके बारे में वो स्पेसिफाई नहीं करता कि वेदर दे विल गेट असिस्टेंस और नॉट। अगर कोर्ट ने अलाउ नहीं करा एमटीपी का, या फिर द गर्ल चाइल्ड शी herself wants to become a mother and keep the baby, तो तब they will provide assistance. But what if the baby, like what if the women she suffers miscarriage? तो एक तो ये है, and second is regarding the age criteria, कि the girl child who may have attained 18 years of subsequent to the case being reported, तो जब वो कंफर्म हो गया तो उसके बाद अगर वो 18 years के से हो जाती है, जब तक ये पता लगता है, तो then whether these rules will be followed or not. इम्पोर्टेंट नेम क्या है? मिशन वात्सल्य। तो ये एक रोड मैप है टू अचीव डेवलपमेंट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रायोरिटीज, जो कि अलाइंड है विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड फिर इसमें मॉनेटरी इम्प्लीकेशंस की भी हम बात करते हैं, विच इज पॉक्सो एक्ट 2012। तो इनको इनिशियल पेमेंट मिलेगी ऑफ ₹6,000 और मंथली पेमेंट ऑफ ₹4,000 अंडर दिस मिशन वात्सल्य up to the age of 21 years, with possible extension of up to 23 years. तो budget और planning की regarding भी there are several concerns, and 1,448 girls डेटा की बात करें तो below 18 gave birth from January 2021 and October 2023 in a southern district. तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हियर इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, उसके अंडर में दिस स्कीम इज मिशन वात्सल्य एंड स्कीम ऑफ केयर एंड सपोर्ट टू विक्टिम्स। So this article is regarding system of preferences. इसमें it is mainly regarding एक generalized system of preferences होता है जो कि हर developed country जो है वो create करती है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरह का ऐसा प्रोविजन होता है जिसमें कंसेशन प्रोवाइड होता है टैरिफ्स का टू द डेवलपिंग कंट्रीज अंडर दिस जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो ये एड फॉर ट्रेड की हम बात कर सकते हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जिसमें हर एक डेवलप कंट्री कस्टमाइज करती है, और वो एक तरह का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी सेट करता है कि कौन से डेवलप कंट्रीज को हम देना चाहते हैं या दे सकते हैं एटसेट्रा। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडिया यूएस की बात हो रही है कि यूएस में 2020 में जो ये प्रोग्राम है ऑफ द जनरलाइज्ड सिस्टम प्रेफरेंसेस, ये एक्सपायर हो गया था, और बायपार्टीजन सपोर्ट के बाद भी अभी भी ये लिम्बो है, यानी कि अभी भी इट हैज नॉट कम बैक टू फोर्स, एंड अभी भी जस्ट गाइडलाइंस एक्सेट्रा रिन्यूएबल का जो प्रोसेस है दैट इज गोइंग ऑन। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है? अगेन टैरिफ बिल्स को रिड्यूस करता है, और जो स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेबर के जो रिफॉर्म्स हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना, विमेन ओन एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा, इन सब में इनको प्रमोशन मिलेगा। फिर इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं विच इज इम्पोर्टेंट, तो करंटली जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप है इट इज $200 बिलियन। तो इसको भी इंक्रीज करने की यहाँ पे बात होती है विद इन बोथ प्राइवेट सेक्टर्स एंड अदर important areas. And also labor and environmental rules can also be included in this. So it is very important for its renewal.